आइए इनकम टैक्स में हम कुछ और आगे नई बातें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने पहले भी बच्चों को बताया था कि जैसे जैसे हम इनकम टैक्स में आगे चलेंगे आप लोगों को पुरानी बातों को रिवाइज करना होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसी को पढ़ने में हमें बहुत समय लग गया था। तो जरा हम 2 मिनट पर्सन की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है सर, आइए 2 मिनट सभी बच्चे बिना जल्दबाजी किए हुए मुझे बताएंगे कि उन्हें पर्सन की डेफिनेशन याद हो गई है या नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमने पर्सन की डेफिनेशन को याद कर लिया है। तो मैंने कहा बताइए पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी हुई थी। ऑल्दो आपकी बुक ने सेक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। और पर्सन की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात यह लिखी थी कि इसमें इंक्लूड वर्ड का यूज किया गया था। अच्छा जी, अब बताइए पर्सन की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमारे साथ समझी थी, तो उसमें कितनी कैटेगरीज दी गई थी? 7 कैटेगरीज बताई गई थी। ठीक है, आइए जी, तो पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 और वहां लिखा है कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। बताइए क्या इंडिविजुअल में माइनर भी आते हैं? यस। क्या इंडिविजुअल में मेल फीमेल भी आते हैं? यस। क्या इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन भी आते हैं? यस। क्या इंडिविजुअल में पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी आते हैं? यस। तो हर एक नेचुरल पर्सन यहां कवर्ड था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसा हिंदू परिवार जो परिवार के नाम से इनकम कमाता है और जिसका सीनियर मोस्ट मेल मेंबर बिजनेस को कंट्रोल करता है, जिसे हम कर्ता बुलाते हैं। कंपनी, क्या कंपनी से मतलब इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है या दोनों है? दोनों है। सर कंपनी के अंदर प्राइवेट पब्लिक दोनों है? यस, हर तरह की कंपनी यहां इंक्लूड होगी। फर्म इंक्लूड होगी, फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड होगी, एओपी और बीओआई होंगी, लोकल अथॉरिटी होगी और एवरी आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग इन द अबव कैटेगरीज। और जाते जाते एक बात और लिखवाई थी कि अगर ये एंटिटीज प्रॉफिट मोटिव के लिए ना बनी हो तो भी ये पर्सन में इंक्लूड होंगी। ठीक है, चलिए याद करते रहिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डेफिनेशंस में से भी आपको एग्जाम में 1 या 2 डेफिनेशन जरूर पूछी जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग इनकम टैक्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है कि सभी बच्चे एक लाइन यहां पर पढ़ेंगे कि इनकम अर्न्ड इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। तो मैं आपको इस छोटी सी स्टेटमेंट का मतलब समझाने जा रहा हूं कि ये क्या आपको कहना चाहते हैं। देखिए, इनकम, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो ये पूछता है कि सर बताइए मेरी सैलरी क्या होगी। और सैलरी ना एक इनकम होती है। तो उसका एम्प्लॉयर कहता है कि आपकी सैलरी होगी, मैं फिगर नहीं लिख रहा, वो कहेगा कि आपकी सैलरी होगी इतना पर एनम। ठीक है ना, क्योंकि मैं फिगर लिखूंगा तो बच्चा कहेगा कि सर कम लिखी या ज्यादा लिखी।
तो मैंने कहा इनकम उसने पूछा, जो जॉब करने के लिए गया उसने अपने एम्प्लॉयर से इनकम पूछी, उसने कहा आपकी इनकम होगी पर एनम। यानी कि आप देख सकते हैं कि उसने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बताया, यानी इनकम हमेशा टाइम के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, आपने अकाउंटिंग में कई बार बिजनेस की इनकम निकाली थी जिसे आप बोलते थे नेट प्रॉफिट। बताइए वो नेट प्रॉफिट कितने पीरियड का होता था? सर वो नेट प्रॉफिट होता था पूरे साल का, फुल ईयर का हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इनकम क्या है, तो आप उससे पूछेंगे कि आप मुझसे इनकम कितने पीरियड की पूछ रहे हैं। और हमारी सरकार ने एक स्टैंडर्ड पीरियड ले रखा है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम की जब हम इनकम टैक्स में बात करेंगे तो वो पीरियड होगा 1 ईयर। इसीलिए अभी अभी मैंने आपको ये स्टेटमेंट पढ़ाई कि इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर या इन अ ईयर, इनकम अर्न्ड in a year is taxable in the next year। हमारे इनकम टैक्स में कहा गया है कि इनकम आप एक साल की कमाइए और फिर उसे हम टैक्स करेंगे अगले साल में, ठीक है। और जिस साल में इनकम को कमाएंगे आप, उस साल को नाम दिया जाता है प्रीवियस ईयर। दिस इज प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आपकी इनकम को टैक्स किया जाता है उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। अब अगर मैं इसकी जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं कहूंगा इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। और क्योंकि मैंने लिखा है कि ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये बिल्कुल अगला साल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये साल और ये साल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और हमारे इनकम टैक्स के अंदर ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर नहीं होता। कैलेंडर मतलब आप जो खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मैसेज करते हैं 12 बजे ही चलो नया साल आ गया, तो हमारे यहां पर इनकम टैक्स में नया साल आता है 1 अप्रैल को और साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को। यानी इनकम टैक्स में ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इन सारी बातों को अगर हम समझेंगे तो फिर हमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनकम टैक्स में समझ में आएंगे। वन इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर एंड अनदर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। और प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। और उस सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ने इसे रेफर कर दिया टू सेक्शन 3। आराम से सारी बातों को समझेंगे, ठीक है। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमें समय चाहिए। सबसे पहले 2 मिनट में रिकॉल करें कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि ईयर हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा इनकम टैक्स में और 31 मार्च को कंप्लीट होगा। इसीलिए हम इनकम टैक्स में ईयर इस तरीके से लिखते हैं, ईयर 1415, ईयर 1516, ईयर 1617। अब बताओ 1415 से मेरा मतलब क्या हुआ? 1415 से मेरा मतलब होगा 1/4/2014 से लेकर 31 मार्च 2015।
15-16 से बताइए। 1-4-15 से लेकर 31 मार्च 16। 16-17 का मतलब बताइए। 1-4-16 से लेकर 31 मार्च 17। चलिए जी, पहली बात क्लियर हो गई। ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होगा। इनकम टैक्स में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ईयर चलता है। ठीक है, चलिए, इनकम आप एक साल में कमाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और फिर गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर आपसे कहती है कि आइए मुझे अपनी इनकम के पर्टिकुलर्स बताइए। हम चेक करते हैं कि आपने अपनी इनकम सही से बताई थी, उसका टैक्स सही निकाला था और हमें टैक्स सही तरह से दिया था, तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, आइए जी, अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 पढ़िए क्या लिखा है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब बताएं क्या है। असेसमेंट ईयर का मतलब है कि पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट्स इट। अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए, बताएं व्हाट इज असेसमेंट ईयर, तो आपको बड़ी हिचकिचाहट होगी कि सर ये बात कुछ मतलब क्लियर नहीं कर रही। लेकिन मैंने आपको जो मतलब बताया था वो एक आपके समझने के लिए मतलब बताया था। असेसमेंट ईयर का रेलिवेंस ये है कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि पिछले साल जो आपने कमाया था वो आपको इस साल आकर के बताना है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, विच इज कॉल्ड जनरल मीनिंग। ठीक है, यहां पढ़िए। फॉर इंस्टेंस असेसमेंट ईयर 15-16। अब बताओ इसका पीरियड कहां से होगा, बताइए। मैंने बताया था 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसे बढ़ा लेते हैं, इसे कर लेते हैं 2016 2017, और आपकी बुक में तो 16-17 ही होगा। मेरे पास पुरानी बुक है तो इसीलिए मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो कि बच्चे को समझ नहीं आती। बच्चा कहता है असेसमेंट ईयर मींस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। लेकिन लॉ की डेफिनेशन बेटे लॉ की ही होती है, लेकिन अब आपने समझना है असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम को गवर्नमेंट टैक्स करती है अगले असेसमेंट ईयर में। नीचे लिखा भी हुआ है बुक ने कि ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए ये केवल रीडिंग पर्पस के लिए आपको दिया हुआ है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन असेसी इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट ईयर विच इज नोन एज असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर। अब बच्चा कह रहा है सर जिस साल में हम इनकम को अर्न करते हैं उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये जनरल लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज नहीं है। तो सर लॉ में कैसे लिखा हुआ है, आइए जी। अब मैं आपको आपकी बुक से रीड नहीं करवा रहा, किसी दूसरी बुक से रीड करवा रहा हूं। यहां रीड करके मुझे बताइए कि प्रीवियस ईयर के बारे में क्या लिखा हुआ है। हां, अभी आप चिंता नहीं करेंगे कि ये कौन सी बुक है, सिर्फ मेरे साथ रीड करेंगे। मैं पढ़ाने के दौरान कभी कभी दूसरी बुक आपके सामने रख के दिखाऊंगा कि देखिए इसमें ज्यादा क्लियरली बात को समझाया गया है। आपने चिंता नहीं करना, जहां नोट करना होगा वहां कह दूंगा कि वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात देखिए कि प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 में डिफाइन किया है। तो सेक्शन 234 ने इसे रेफर कर दिया सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 में क्या लिखा है, सेक्शन 3 में लिखा है कि प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर
इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। देखिए जी, मैंने कहा असेसमेंट ईयर 2016-2017। अब पढ़िए क्या लिखा था, बताइए जी क्या लिखा था। प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। तो इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग यानी इसके इमीडिएटली पिछला जो साल था उसे मैं नाम दूंगा प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया 2015-2016। इसका मतलब ये कि जिस प्रीवियस ईयर में पर्सन इनकम को अर्न करता है वो कब शुरू हुआ, 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2016 को खत्म हो गया। इस पीरियड की इनकम को गवर्नमेंट किस साल टैक्स करेगी, 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, ये दोनों बातें हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मुझे ये बात समझ में आई कि हर व्यक्ति को अपनी इनकम पूरे के पूरे ईयर की ही निकालनी होती है और ईयर हमेशा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो लॉ ने इसके बारे में कुछ लिखा है। लॉ ने लिखा है कि बेटे हो सकता है एक पर्सन था, एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ लीजिए मेरे साथ, एक पर्सन था मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने, मैं आपको दो बातें समझाऊंगा कि मिस्टर एक्स ने लेट अस सपोज एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लेट अस सपोज 1 अक्टूबर 2015 को। बताइए जी, मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2015 को और फिर आ गया 31 मार्च 2016। और मुझे बताइए अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स पूरे हो गए। और गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि भाई 31 मार्च को ईयर एंड हो जाना तय है, आपकी बुक्स का क्लोज होना तय है। तो मिस्टर एक्स ने 6 महीने बिजनेस किया और उसका पहला साल, दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, वो कंप्लीट हो गया। अब सर आपने लिखा प्रीवियस ईयर और मिस्टर एक्स कह रहा है कि मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मेरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका पहला प्रीवियस ईयर उस दिन शुरू होगा जिस दिन उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, और कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह कि किसी भी व्यक्ति का पहला प्रीवियस ईयर, वर्ड यूज कर रहा हूं प्रीवियस ईयर, लेकिन हमारी सरकार कहती है इनकम टैक्स में कि पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर 1/4/2016 को शुरू होगा और 31 मार्च 2017 को खत्म हो जाएगा। तो ये कहलाएगा इसका सेकंड प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद 1/4/17 को शुरू होगा और 31 मार्च 2018 को कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उसका थर्ड ईयर होगा। पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है,
लेकिन आगे के प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ्स के ही होंगे। पढ़िए जी, क्या लिखा है बुक में, आइए रीड करते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि इनकम अर्नड इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये तो जनरल लैंग्वेज में लिखा, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। ठीक है सर, बात समझ गए। फिर नीचे लिखा है यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। यह बात भी मैंने आपको बता दी कि हर एक असेसी से सरकार ने कह दिया कि 1 अप्रैल को साल शुरू करना, 31 मार्च को कंप्लीट कर देना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी बेटे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। पढ़िए क्या लिखा है, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, सिर्फ इतना ही पढ़िएगा। इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, मैंने एक्स का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पढ़िए, इन केस ऑफ न्यूली सेटिंग अप बिजनेस और प्रोफेशन, प्रीवियस ईयर शेल बी एज फॉलोज। पहला प्रीवियस ईयर, बताओ पहला प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। बताइए जी, आपने बिजनेस पहली बार कब शुरू किया था? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से आपका पहला प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा। और खत्म कब होगा? एंडिंग ऑन इमीडिएटली फॉलोइंग 31 मार्च। ठीक है। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज मिस्टर एक्स बिजनेस नहीं करता, वो एक जॉब के लिए अप्लाई करता है और कंपनी से उसे ऑफर आती है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 15 दिसंबर 2015। अब उसने बेटे सैलरी, उसने कहा छोड़ो बिजनेस की टेंशन क्या लेनी, कहीं जॉब करते हैं और सैलरी की इनकम अर्न करेंगे, फिक्स्ड इनकम अर्न करेंगे। तो बताइए, उसकी जॉब लगी 15 दिसंबर 2015 को और गवर्नमेंट ने कहा कि आपने 15 दिसंबर 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक इतनी ही इनकम आपने निकाल के हमें बतानी है। यानी इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर 15 दिसंबर 2015 को शुरू होगा और 31 मार्च 2016 को खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका सेकंड प्रीवियस ईयर 1/4/2016 से शुरू होगा, 31 मार्च 2017 को खत्म होगा। तीसरा प्रीवियस ईयर इसका 1/4/17 को शुरू होगा, 31 मार्च 18 को खत्म हो जाएगा। और यह प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इसका दूसरा पार्ट। पहले मैंने छोड़ दिया था, पहले मैंने बिजनेस की लाइन पढ़ी थी, अब मैं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। इन केस ऑफ न्यूली सोर्स ऑफ इनकम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर commencing from the date on which the new source of income comes into the existence and ending on immediately following 31st of March। ठीक है। और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, वो हमेशा 12 महीने का होगा। ठीक है बेटे। तो थोड़ा आपकी बुक में कुछ कंफ्यूजिंग सा लिखा है, इसीलिए मैं दूसरी बुक में उसको सिंप्लीफाइड करके आपको दिखा रहा हूं। आप इसे वीडियो रोक के नोट कर लेना। बात वही लिखी है लेकिन यहां पर मैसेज ज्यादा क्लियर है। पढ़िए,
प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, दैट्स इट। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जब हम इनकम अर्न करते हैं, ये आप अपने मन में रख लीजिए। लेकिन जब आपसे एक्ट पूछेगा कि बताइए प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो आपने मन की बात मन में रखनी है और एक्ट की बात लिख के बतानी है। एक्ट में लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, खत्म, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने लिखना है, पढ़िए, इन केस बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप। पहले बिजनेस की बात लिखी, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप। बताओ, अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। लेकिन एंड कब होगा? एंड विद द सेड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंड विद द नेक्स्ट फॉलोइंग 31st ऑफ मार्च। अब यहीं पर जो बिजनेस और प्रोफेशन था उसकी जगह यूज हो जाएगा न्यू सोर्स ऑफ इनकम। इन केस न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इसका मतलब आपकी जॉब लगी है। प्रीवियस ईयर shall commence from the date on which said source comes into existence and end with the said financial year। वही बात बेटे वहां पर मिक्स करके लिखी हुई थी और यहां पर अलग अलग लिख दी, और एक बार समझ में आ जाने के बाद आपको दोनों ही बातें एक जैसी लगेंगी। अगर आप ऐसे नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, और अगर आप अपनी बुक की लैंग्वेज समझ गए हो तो आप बुक की लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ करके देखते हैं कि हमें बात समझ में आई या नहीं आई। हमारी बुक में लिखा है कि एक्स स्टार्ट्स न्यू बिजनेस ऑन अक्टूबर 20, 2014। तो मैंने कहा चलिए इसको 2015 करिए। व्हाट आर द फर्स्ट एंड सेकंड प्रीवियस ईयर्स एंड असेसमेंट ईयर्स। अब आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि नया बिजनेस शुरू हुआ था, मैंने डेट चेंज की है, तो यहां भी डेट चेंज करनी होगी। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट ऑफ बिजनेस सेटअप 20 अक्टूबर 2015 एंड्स विद द 31st मार्च 2016। तो यह कहलाएगा प्रीवियस ईयर 15-16, लेकिन इसका पीरियड कम रहेगा। ठीक है, तो यह प्रीवियस ईयर 15-16 और इसका असेसमेंट ईयर होगा इमीडिएटली नेक्स्ट, उसे हम बोलेंगे 16-17। दिस विल बी 16-17। सेकंड प्रीवियस ईयर होगा 16-17 और उसका असेसमेंट ईयर होगा 17-18। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपके पढ़ने के लिए, होमवर्क के लिए छोड़ दिए। चलिए जी, अब हमने एक बात सीखी कि ये था हमारा प्रीवियस ईयर और ये था हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब मैं प्रीवियस ईयर लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए उसका असेसमेंट ईयर कब होगा। चलिए, बच्चों ने कहा सर लिखिए। मैंने कहा अगर मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर इज 2012 एंड 2013, इसका असेसमेंट ईयर होगा 13-14, यानी कि 12-13 में जो भी इनकम कमाई गई होगी वो सरकार ने 13-14 में टैक्स की होगी। ठीक है, ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल,
सर हमने 13-14 में भी कमाया था। बिल्कुल, लेकिन 13-14 में जो कमाया गया था उसे सरकार ने कब टैक्स किया होगा? 14-15 में। समझ रहे हैं? जिस साल में कमाएंगे उस साल के अगले साल को गवर्नमेंट उसे टैक्स करेगी। असेसमेंट ईयर वो साल है जब गवर्नमेंट उसे टैक्सेबल कर रही है। ठीक है सर, 14-15 में जो कमाया था वो कब टैक्स होगा? 15-16 में। ओ सर, अब आप लिखोगे कि 15-16 में जो कमाएंगे वो कब टैक्स होगा? 16-17 में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हमने जो पढ़ना है, हमने इस साल को एग्जाम्पल मानते हुए पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा कोर्स ऑफ स्टडी रहने वाला है। ठीक है, और 16-17 में हम जो कमाएंगे वो गवर्नमेंट टैक्स करेगी 17-18 में। जब आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ईयर चल रहा है इस समय 16-17। ठीक है ना, लेकिन हमें पढ़ना है कौन सा? एग्जाम्पल लेके 15-16, प्रीवियस ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17। क्योंकि आज की डेट में नई बुक आई नहीं है, इसीलिए मैं आपके एग्जाम्पल्स की डेट को चेंज कर रहा था। लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके हाथ में नई बुक्स होंगी, आपको डेट्स चेंज नहीं करनी पड़ रही होंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करेंगे कि प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना होगा। चलिए बताइए, इन दोनों से आपने क्या समझा? बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने ये समझा कि इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर shall be taxable in the next following assessment year। क्या मैं कह सकता हूं कि यह बात हमारे बच्चों ने समझ ली कि पिछले साल जो भी कमाया था वो उसके एकदम अगले वाले साल में टैक्स कराना होगा? तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स का जनरल रूल है जो कि हमारे सेक्शन नंबर 4 में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन लॉ कहता है कि भाई कई बार हमारे को जनरल रूल से हट के एक्सेप्शन में जाना पड़ता है। अभी अभी आपने प्रीवियस ईयर में भी जनरल रूल पढ़ा कि असेसमेंट ईयर के पिछले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। फिर आपने यह भी पढ़ा कि एक एक्सेप्शन होती है कि जब आप पहली बार अपनी इनकम कमाते हैं तो वो कम भी हो सकती है। ऐसे ही सेक्शन 4 का जो जनरल रूल है इसकी भी एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। और एक्सेप्शन का मतलब यह है कि इनकम अर्न्ड during the year is taxable in the same year। सरकार कहती है कि कुछ लोग हमारे इस रूल का फायदा उठाएंगे और उनकी वजह से हमें कुछ एक्सेप्शन देनी पड़ेगी। सरकार कह रही है कि देखिए,
अगर टैक्स की कलेक्शन को आपने सेफ रखना है तो कुछ जगहों पर इस रूल को तोड़ना होगा। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति कमाए उसी साल में उसे कहो कि भाई टैक्स दे दो। यानी कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर दोनों सेम होंगे। यानी मैं कह रहा हूं कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर 15-16 तो उसकी टैक्सेबिलिटी भी 15-16 ही होगी, 16-17 नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो लॉ को कहां कहां खतरा है? तो लॉ को बेटे 5 जगह पर खतरा है। इसलिए लॉ ने 5 ऐसे केसेस डिफाइन किए हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर दिया जाएगा, जहां पर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर दोनों एक ही होंगे। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन आपकी बुक ने इसे डिटेल में कवर नहीं किया हुआ। मैं पहले पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। यहां नीचे लिखा हुआ है कि when income of previous year is not taxable in the immediately following assessment year। ठीक है, कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्स ना करके उसी साल टैक्स कर दिया जाएगा? दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शंस एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थ्योरी। लेकिन आपकी बुक ने केवल इसकी हेडिंग लिख के छोड़ दी, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझाएंगे, पहले पढ़ लो। 2 तो ये केस हो गए। फिर इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब एओपी और बीओआई की बात हो रही है। इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट्स विद व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स, और लास्टली इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको दूसरी बुक से रीड करवाता हूं और समझाता हूं। ठीक है, और आपको जहां पर भी जरूरत महसूस हो वीडियो को रोक लेना और उसको नोट कर लेना, क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में डिटेल्ड बात नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए जी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घबराना शुरू कर दें, सर हम दूसरी बुक ले लेते हैं। नो, बुक आपको वही लेनी है। कुछ कुछ जगहों पर जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको दूसरी बुक से दिखा के कहूंगा नोट कर लेना। डिक्टेट नहीं कराऊंगा, डिक्टेट करने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, आइए जी, अब हम दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं और आप जब भी वीडियो को रोक के इसे नोट कर लेना। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? इनकम अर्न्ड इन अ ईयर is taxable in the next year. This is known as previous year rule. However, there are certain exceptions. कितनी है? 5। और इन एक्सेप्शंस की वजह से इनकम अर्न्ड इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन द सेम ईयर। ठीक है, आइए जी मैं पहले आपको समझाता हूं। नंबर 1, अब इंडिया का नक्शा तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम देके आपको समझा देता हूं। एक फॉरेनर है, विदेशी, इसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स में नॉन रेजिडेंट, या जिसे आप एनआरआई बुलाते हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इस तरीके से एनआरआई। एनआरआई के पास बेटे एक शिप है, ये मैंने छोटा सा शिप का डायग्राम बनाया। ये एनआरआई क्या करता है, ये समुद्र के रास्ते से आता है और भारत के किसी पोर्ट के ऊपर आकर के जो भी सामान लाया था यहां जाके अनलोड कर देता है। अब ये कहता है जी मैं अपनी खाली शिप लेके तो जाऊंगा नहीं, तो यहां से ये दोबारा से इसमें लोडिंग करता है।
जैसे आप राइड लेने जाते हो झूले की, है ना, तो आप क्या करते हैं, राइड के लिए पैसे देते हैं। तो यहां से ये एनआरआई इनसे मनी चार्ज करता है, और मनी चार्ज करने के बाद ये यहां से चला गया। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम नॉर्मल रूल से चलेंगे तो इससे कभी टैक्स नहीं ले पाएंगे, इसीलिए अगर कोई एनआरआई शिपिंग कंपनी का बिजनेस करता है, भारत में आता है, यहां से कुछ लोडिंग करता है, और तो जो भी उसकी इनकम आएगी उस इनकम को उसे टैक्स कराना होगा इमीडिएटली। अब ये एनआरआई कह रहा है कि भाई इनकम निकालना क्या आसान काम है, क्या आपने कह दिया और मैंने इनकम निकाल ली। इनकम निकालने के लिए पी एंड एल बनाना पड़ता है, पी एंड एल मेरा सीए बनाता है, सीए को पहले उसके लिए बहुत सारे कागज देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा चिंता मत करो, यहां पर जो भी आपने किराया लोगों से लिया था उस किराए का 7.5% हम आपकी इनकम मान लेंगे और उस पर हम आपसे टैक्स ले लेंगे, खत्म, वो दे दो और चले जाओ। चलिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एनआरआई ने यहां से लोडिंग की और लोडिंग करने का उसने टोटल फेयर लिया 40 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कहा अब आपको अपनी इनकम निकालनी है तो आपको पी एंड एल बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि आपकी इनकम मान ली जाएगी 40 लाख का 7.5%। बताओ कितना हो गया, 40 लाख का 7.5%, ये हो गया 3 लाख। तो आपकी इनकम हमने एज्यूम कर ली, दिस इज कॉल्ड इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। और फिर इसके ऊपर हम आपको अभी टैक्स रेट बताया नहीं है तो टैक्स रेट बताएंगे, उस टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली आप अपना टैक्स निकालो, हमें डिपॉजिट करो और आपकी छुट्टी। बोलिए सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। फॉरेनर बहुत खुश हैं, फॉरेनर कह रहे हैं इससे तो हमें बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंडियन इस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहे तो वो नहीं अडॉप्ट कर सकता। ये जो रूल मैंने आपको बताया ये किसके लिए है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए है। अगर आपकी शिप इंडिया में ऐसा करेगी तो आपके लिए नॉर्मल रूल लगेगा, लेकिन फॉरेनर्स के लिए ये एक्सेप्शनल रूल लगेगा। सर आजकल तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती हैं, अपना ऑफिस खोलती हैं, परमानेंट बिजनेस बनाती हैं। मैंने कहा यस बनाती हैं। अगर उस नॉन रेजिडेंट इंडियन ने इंडिया के अंदर कोई ऑफिस बना रखा है तो फिर उसके ऊपर ये एक्सेप्शन कवर नहीं होगी, फिर उसके ऊपर जनरल रूल लगेगा। यानी कि एक्सेप्शन तो उन लोगों के लिए लगाई जा रही है जो कि अगले साल ट्रेस नहीं हो पाएंगे। आप जानते हो दाऊद इब्राहिम विदेश में जाके बैठा है, अब आप ट्रेस भी कर लो तो ला नहीं सकते। तो ऐसे लोग जिनका इंडिया में ऑफिस नहीं है, जिनका इंडिया में परमानेंट एड्रेस नहीं है, जिनका इंडिया में कोई एजेंट नहीं बैठा हुआ, उन लोगों के ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई होगी, बाकी लोगों के ऊपर जनरल रूल अप्लाई होगा। ठीक है, आइए जी अब हम आपको पढ़ा देते हैं और फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। पढ़िए, पहली एक्सेप्शन, शिपिंग बिजनेस था किसका, नॉन रेजिडेंट का था, सेक्शन था 172। ठीक है, कुछ कुछ मिनिमम सेक्शन हम आपको याद करने को कहेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे अगर सेक्शन याद करने में दिक्कत हो रही हो भूल जाना, हेडिंग याद रखना, शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट। दिस सेक्शन मतलब ये एक्सेप्शन अप्लाइज टू नॉन रेजिडेंट, यानी ये इंडियंस पर नहीं लग रही है। कौन सा नॉन रेजिडेंट, विच इज एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, विच इज डिराइविंग इनकम
फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स फ्रॉम पोर्ट इन इंडिया। यानी कि जो सामान ले जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान ना समुद्री जहाज के रास्ते आता है, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इनकम कैसे निकलेगी? 7.5% ऑफ द फ्रेट, ठीक है, shall be deemed to be his income। जितना भी फेयर कलेक्ट हुआ होगा ग्रॉस फेयर, उसका 7.5% हम आपकी इनकम मान लेंगे और उसे टैक्स कर देंगे एट द रेट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी। दिस इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी हमारे देश में बुक ने बता दिया कि 40% रेट पे टैक्स देगी, और फिर ये बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी क्या होती हैं। फिर लिखा है सच टैक्स शैल बी पेड बिफोर डिपार्चर ऑफ द वेसल। इसका मतलब जो इंडियन कस्टम पोर्ट होगा ना, वहीं पर आपको रोक लिया जाएगा और आपसे टैक्स लिया जाएगा, फिर आपको जाने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, पहली हमने एक्सेप्शन कवर कर ली। बोलिए, ठीक है, नोट करना आपकी ड्यूटी है, आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसके बीच का मैटर भी लिखना पड़ेगा। चलिए सर, पहली एक्सेप्शन कवर हो गई। आइए जी, एक्सेप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। एक बच्चा है, बच्चे का नाम रखते हैं मास्टर बी। ठीक है, यह बच्चा बहुत होनहार था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, और इसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए इसको यूएस में कॉल किया गया कि आप इंडिया को छोड़िए और हमसे डॉलर में सैलरी लीजिए। ये खुश हो गया, इसने कहा छोड़ो, यहां पर मुझे मान लो 50,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, तो वहां मुझे 50,000 डॉलर पर मंथ मिलेंगे। तो वो कहने लगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विदेश में जाके रहने का मौका मिल रहा है, मैं वहीं चला जाता हूं। इसको बोलते हैं पर्सन लीविंग इंडिया। अब बच्चा कह रहा है सर बहुत सारे लोग भारत छोड़ के जाते हैं। देखो, आप अपने आसपास देखोगे तो लोग आपको बोलेंगे जी हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं। ठीक है, लोगों को बहुत क्रेज रहता है कि हम जगह जगह दुनिया को जाकर के देखें, तो वो देखने जाएंगे तो 2-4-5 दिन के बाद घर वापिस आ जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ और बात हो रही है। यहां पर यह व्यक्ति जा किसी और इंटेंशन से रहा है। यह कह रहा है कि जी मैं विदेश जा रहा हूं और विदेश में ही रहूंगा, विदेश में ही कमाऊंगा। इसके मां बाप बोल रहे हैं बेटे अब तो तू विदेश का ही हो जाएगा, लौट के कब आएगा? वो कह रहा है देखो पापा मम्मी अभी पता नहीं फॉरेन से कब आऊंगा, लेकिन बीच बीच में आता रहूंगा। मुझे छुट्टी मिलेगी तो कभी कभी मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगर छुट्टी नहीं मिल पाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम करना, आप मेरे पास मिलने आ जाना, मैं आपको टिकट करा दिया करूंगा, रहने की व्यवस्था करूंगा, आप विदेश घूम भी लोगे। ऐसा व्यक्ति जो विदेश जा रहा है और लंबे समय तक उसकी वापिस आने की कोई संभावना नहीं है, तो सरकार कहती है कि भाई जब आप चले जाओगे तो आपका टैक्स कौन देगा? इसीलिए जाने से पहले अपना सारा टैक्स पे करके जाओ। अब समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये मेरा था प्रीवियस ईयर 2015-2016 और ये मेरा चल रहा है असेसमेंट ईयर 2016-2017, और यहां पर मान लीजिए वो कहता है कि मैं लेटर सपोज 15 सितंबर को इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। ही विल लीव इंडिया
ऑन 15th ऑफ सितंबर। और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गया, उसने कहा कि मेरा प्रीवियस ईयर 15-16 की जो इनकम बनती है उस इनकम पर आप मुझसे टैक्स ले लीजिए। और असेसिंग ऑफिसर से उसने कहा कि देखो मैं 15 सितंबर की मेरी टिकट आ चुकी है और मैं चला जाऊंगा। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि इस पीरियड की इनकम भी आपको टैक्स करानी होगी, ये वाली इनकम भी आपको साथ ही टैक्स करानी होगी, क्योंकि इस इनकम का जब अगला असेसमेंट ईयर आएगा तो आप इंडिया में नहीं हो, आप यूएस में हो। दिस इज कॉल्ड आवर सेकंड एक्सेप्शन। आइए जी, पर्सन लीविंग इंडिया, वो व्यक्ति नहीं जो घूमने जा रहे हैं, वो व्यक्ति जो लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहे हैं, और ये बात हमें उनके वीजा से या उनके पासपोर्ट से पता लग जाती है। तो दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन इट अपीयर्स टू असेसिंग ऑफिसर दैट इंडिविजुअल मे लीव इंडिया। अब भारत छोड़ के कौन जाएगा? केवल इंडिविजुअल, बाकी कैटेगरी के लोग कहीं नहीं जाते, उनके पांव वांव तो है नहीं, पांव सिर्फ इंडिविजुअल के होते हैं। तो इसलिए सिर्फ इंडिविजुअल स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो इंडिविजुअल मे लीव इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर। तो जब वो अपनी पिछली असेसमेंट करा रहा था तो असेसिंग ऑफिसर को पता लग गया कि करंट असेसमेंट ईयर में वो छोड़ के चला जाएगा, और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी, या फिर जल्दी ही करंट असेसमेंट ईयर खत्म होते ही भाग जाएगा। सॉरी, भाग जाना तो गलत होता है ना, मतलब जॉब लेने के लिए चला जाएगा। ठीक है, हैज नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू इंडिया, और उसकी बातों से लगता है कि अब वो जल्दी ही भारत आने वाला नहीं है। तो ऐसे पर्सन के केस में टोटल इनकम जो भी उसकी बनेगी अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर shall be taxable in the year itself at the rate applicable to that assessment year। ठीक है, अब बुक का नाम बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो बेटे आपको बुक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जो मैटर आपको कहा गया उसको आप नोट कीजिए। ठीक, इसी तरह से मैंने आपको बताया था, एक होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एक होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं करते। इसमें जॉइंट वेंचर भी कवर हो जाता है, इसमें आपके आरडब्ल्यूएस भी कवर होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं आपकी यहां कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, ऐसे लोग जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट को एनकैश करने के लिए बनते हैं, जैसे अचानक पता चला कि इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हो रही है, तो कॉमनवेल्थ गेम में कमाई करने के लिए कई सारी फर्में खुली, और फिर जब बाद में पता चला अच्छा इसमें तो घोटाला हो गया, तो पता ही नहीं चला जी वो कौन है, कहां भाग गए। तो ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में आती हैं, अपना पर्पस इनकम का पूरा करती हैं और उसके बाद डिसॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद सरकार कहती है ढूंढो ये लोग कहां गए, तो वो मिलते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही कहा कि अगर हमें पता लग गया करंट असेसमेंट ईयर में, जब हम इसकी प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स कर रहे थे, तो हमें पता चला कि ये करंट असेसमेंट ईयर में ही डिसॉल्व हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर प्रीवियस ईयर की इनकम भी यहां टैक्स होगी जनरल रूल से, और यहां तक की इनकम भी इमीडिएटली टैक्स हो जाएगी। यानी अगर कोई संस्था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनेगी और सरकार को पता लग गया कि ये जल्दी डिसॉल्व होने वाली है, तो सरकार उनसे कहेगी भैया टैक्स दे दो। वो सरकार से कहेंगे कि टैक्स का तो रूल होता है 1 साल कमाओ अगले साल दो। सरकार कहेगी आपके लिए वो रूल नहीं है। पढ़िए जी।
ठीक है, यहां लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब कोई माता की चौकी लगा के बैठ गया है और फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर इवेंट, आज चौकी करेगा और कल गायब, मे बी डिसॉल्व्ड इन द असेसमेंट ईयर इन विच इट इज फॉर्म्ड और शॉर्टली, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये फॉर्म्ड हुआ है, तो फिर उसकी जो भी इनकम निकलेगी अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द सेम असेसमेंट ईयर इटसेल्फ, और ये कॉमन लाइन आपको हर जगह मिलेगी, एट द रेट्स एप्लीकेबल टू दैट असेसमेंट ईयर। अब बेटे आपको समझना है कि ये सारे वो ऑब्वियस केसेस हैं जहां पर जनरल रूल की वेट करने लग गए तो टैक्स सरकार को मिलेगा नहीं, उसकी चांसेस घट जाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्शन में कवर कर लिया। ठीक है, ठीक सर। अगला है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। एक व्यक्ति के घर में बहुत सारा सोना पड़ा था और वो सोना उसने सरकार के पास डिक्लेयर नहीं कर रखा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो अचानक हमें पता ही नहीं था, हमने अपने दादाजी की पुरानी अलमारी को खोला, सफाई कर रहे थे और उसमें से कुछ कीमती सामान निकल आया, हमें ही नहीं पता तो इनकम टैक्स को क्या बताते। अब इंसान कह रहे छोड़ो इनकम टैक्स को क्या बताना, बाजार में जाते हैं इसको बेच देते हैं। ठीक है, अलमारी खोली, उसमें पता चला ओहो ये हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी थी। तो पहले की प्रॉपर्टी में क्या होता था जी, पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेते थे, सरकार के पास रजिस्टर नहीं करते थे। तो जैसे ही वो कागज आए हमें पता चला अच्छा हम तो इसके भी मालिक हैं, एक काम करते हैं इसको फटाफट बेच दो, इससे पहले किसी को पता चले इसको बेच दो, पैसे कैश कर लो। और इंसान जब ऐसा कर रहा था तो अचानक इनकम टैक्स उसको पकड़ लेता है कि इतने सारे पैसे कहां से लाए, और बाद में पता लगा तो पता चल गया कि ये तो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे और इस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है। तो सरकार कहती है तुम्हारी मंशा तो टैक्स को चोरी करने की थी, तुम चाहते थे कि बस शांतिपूर्वक काम हो जाए, किसी को पता ना चले और मुझे टैक्स ना देना पड़े। तो सरकार ने कहा यदि ऐसा करते हुए पकड़े गए तो फिर हम आपसे उसी समय टैक्स ले लेंगे, आपके ऊपर जनरल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। पढ़िए, when it appears to the AO assessing officer that person is likely to charge छोड़ो likely to sell या likely to transfer या likely to dispose of, ठीक है, his assets to avoid tax liability, तो फिर वही कॉमन लाइन जो आपको पीछे लिखी हुई मिली थी वो आपको यहां भी लिखी हुई मिलेगी कि फिर असेसिंग ऑफिसर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करेगा और उसे उसी असेसमेंट ईयर में टैक्स कर देगा। ये चार ऐसे केस हैं जिसमें टैक्स की चोरी हो सकती है, इसीलिए सरकार कहती है कि असेसिंग ऑफिसर को इन चारों केसेस में असेसमेंट इमीडिएटली करनी होगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इन द अबव 4 केसेस इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी फॉर द एओ टू असेस इनकम इन द ईयर इन विच इट इज अर्न। पहले 4 केसेस हैं मैंडेटरी, कंपल्सरी। एक 5वां केस है जो कि सरकार ने ऑप्शनल कैटेगरी में रखा है। तो 5th केस जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ एओ पर है। डिस्क्रिशन मतलब ऑप्शनल है कि अगर एओ के पास समय हो तो वो 5वें वाले केस में भी सेम रूल लगाएगा, नहीं तो 5वें वाले केस को जनरल रूल से भी कर सकता है। ठीक है, ये 5वां केस कहता है कि मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो एओ से कह रहा है कि देखिए मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड बिजनेस।
बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो मेरी पिछली इनकम को भी टैक्स कर दो और मेरी इस इनकम को भी टैक्स कर दो। एओ कहता है कि देखो, मेरे पास अगर समय होगा तो मैं आपकी डिसकंटिन्यूड पीरियड तक की इनकम को भी साथ जोड़ के टैक्स कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे काम हैं तो गवर्नमेंट ने कंपल्शन नहीं की एओ को, तो असेसी जाएगा, एओ को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी प्रीवियस ईयर की इनकम भी टैक्स कर दो और करंट असेसमेंट ईयर में मैं अपना बिजनेस बंद कर चुका हूं, मेरी वहां तक की इनकम को भी असेस कर दो, और फिर अगर एओ के पास समय होगा तो वो टैक्स कर देगा। तो पांचवा ऑप्शनल केस है। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है जब बिजनेस और प्रोफेशन को बंद कर दिया जाता है ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर, तो जो भी इनकम निकलेगी फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस शैल बी टैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको नोट करने को इसलिए कहा क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन नहीं थी। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसे क्लियर करने की कोशिश की है। जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए बेटे, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।